अभी पार्टिसिपेंट्स पूरे हो रहे हैं, लेट देम कंप्लीट। ओके सर। जी बेटा, लेट मी स्टार्ट नाउ। Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture, I think we have completed 25 rules of Cooperative Societies Rules 1927. Have you any idea? जी बेटा, please let me know. I think we have completed 25 rules from the Cooperative Rules 1927. Yes, sir. Okay. Now I want to proceed on 26. 26 is a rule in which restriction has been put on the distribution of funds by way of bonus, dividend or otherwise. It means when bonus, dividend or profit shall be distributed, then the sanction of the registrar is necessary. बस यही बात है इसमें कि रजिस्ट्रार की जो इजाजत है उसके बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ओके, क्लियर? Yes, sir. दूसरी बात यह है कि जो 26A है उसमें यह बात बताई गई है कि किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए जो है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी कोई भी सोसाइटी किसी मीटिंग के लिए। मीटिंग से मुराद है जो अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और रूल्स की खिलाफ वर्जी के तहत कोई ऐसी मीटिंग जो मजहबी मीटिंग है, जो कोई और मीटिंग है, उसके लिए जो है ना वो नहीं करेगी जब तक कि किसी सोसाइटी के बाईलॉज जो है ना
वो उसको ऐसा करने पर की इजाजत ना देते हों। ठीक है बेटा। 26 से वेरी इजी रूल, इसमें यह है कि नो मनी shall be given to for the purpose of any conference which is other than the objects of the cooperative। इट मीन्स किसी मजहबी, किसी सियासी, किसी भी ऐसी कॉन्फ्रेंस के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना वो कोई चंदा वगैरह जो है ना वो नहीं देगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट मीन्ड फॉर दीज पर्पज। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे मकासद के लिए नहीं बनाई जाती। ठीक है बेटा। यस सर। जी बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन जो रूल नंबर 27, ये है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में लॉ बता दिया है। ठीक है, ये उस लॉ की जो है ना ये रूल सिर्फ तायद करता है। आपसे सवाल आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज डिस्क्राइब्ड अंडर व्हाट सेक्शन। सिमिलरली इट कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम यू अंडर व्हाट रूल्स। देन ओनली यू विल हैव टू गिव द आंसर specifically keeping in view the sections and the rule। क्लियर। सेक्शन 20 ये रूल 27 है, याद रखें। इसमें ये बात सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता दी गई है कि स्टेट बैंक की जो इजाजत है वो भी जरूरी है अब, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी ने रिजर्व फंड भी जो है ना क्रिएट करना होता है। रिजर्व फंड जो है सोसाइटी का वो कर्जा को राइट ऑफ करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोसाइटीज मेंबर्स आर इन प्रॉब्लम, दे आर प्रोड्यूस इज इन डेंजर ड्यू टू सम कैलेमिटी लाइक फ्लड और एटसेट्रा, देन द फार्मर्स आर अनएबल टू पे देयर डेट्स। फॉर दिस पर्पज their debts would be paid from the reserve fund। Okay, but for this purpose there would be a special order from the registrar। रजिस्ट्रार से स्पेशल ऑर्डर करवाना लाजमी होता है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? नो सर, नो सर। ओके, वेरी वेरी इजी है, इजी इजी है, सिर्फ आप नंबर याद रखने हैं क्या। 28 एक बिल्डिंग फंड है। देखें, सोसाइटी खा वो एग्रीकल्चर सोसाइटी हो, खा वो प्रोड्यूसर सोसाइटी हो, वट एवर द सोसाइटी ऑफ एनी काइंड में भी, सोसाइटी नीड्स बिल्डिंग। सोसाइटी को बिल्डिंग की जरूरत होती है। सोसाइटी जो है ना, अगर बड़ी सोसाइटीज है तो अपने दफातर के लिए एक ऐसा फंड क्रिएट कर लेती हैं जिसको बिल्डिंग फंड कहा जाता है। एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो वो अपनी प्रोड्यूस को रखने के लिए जो है ना वो हिसाब किताब को रखने के लिए उसको भी किसी न किसी स्टोरेज की, किसी न किसी गोदाम की जरूरत होती है। पंजाब में काफी बड़ी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं जिनके अपने जो ना फार्म सर्विस सेंटर हैं। ठीक है, वो फार्म सर्विस सेंटर में मशीनरी वगैरह भी रिपेयर की जाती है। तो इसके लिए जो है एक बिल्डिंग फंड क्रिएट किया जाता है। बिल्डिंग फंड इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन एनी लॉ बट इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स। दिस रूल इज 28A। इसके बाद है बेटा ऑडिट फीस। मैंने आपको ऑडिट वाला सेक्शन पढ़ाया है ना, सेक्शन 22। क्यों बेटा, बताइए जरा। जी बेटा, आई नीड योर रिस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। याद है कि ऑडिट इज डिस्क्राइब्ड इन अंडर व्हाट सेक्शन? कैन एनीवन ऑफ यू टेल? 22। सर अंडर सेक्शन 22। जी बेटा, 22 में सेक्शन 22। जी जी 22 में बेटा इसको बयान किया गया है ना। तो 22 जो है उसमें जो है ना वो 22 में एक बात ये भी बताई गई है कि रजिस्ट्रार विल प्रेस्क्राइब एनी फी
अब कोई क्वेश्चन करे जी कि फी का जो है ना वो कोई रूल वगैरह भी है, तो रूल है 29, उसमें लेवी ऑफ ऑडिट फी, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये नहीं बताया गया कि हाउ मच फीस वुड बी लेविड बाय द रजिस्ट्रार फॉर द ऑडिट, ये नहीं बताया गया। ये सोसाइटी के मुताबिक ही वेरी करती है। फर्ज करें बाबडा टाउन है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, तो उसके लिए जो है ना वो सोसाइटी के ऑडिट होना है, उसका लंबा चौड़ा सा किताब होता है, तो ऑडिट की फीस भी ज्यादा होगी। ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। 30 जो है रूल नंबर 30 डिलीट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं है। रूल नंबर 31 आसान सी बात है, ये कंज्यूमर सोसाइटीज के ऑडिट के बारे में है। ऐसी सोसाइटीज जिनका वर्किंग कैपिटल 50,000 से ज्यादा है वो ऑडिट करवा सकती है इंडिपेंडेंटली। ये सम डिस्टॉर्शन आई एम फीलिंग फ्रॉम समवन एल्स, किसी के जो है ना वो डिस्टॉर्शन आ रही है किसी के गैजेट से ना, जरा प्लीज अपने माइक को जरा ऑफ कर ले। सर ये रिपीट कर दें। जी बेटा, सर ये कौन सा? रिपीट कर दें। अब अभी जो आपने बताया, अभी जो बताया जब डिस्टॉर्शन थी। जी बेटा, रूल है 31। इसका मतलब ये है, मैंने आपको ना ऑडिट वगैरह के बारे में बताया था कि तमाम सोसाइटी के ऑडिट के बारे में बताया, ऑडिट फीस के बारे में बताया है। तो मैंने ये बात बताई थी कि जो कंज्यूमर सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी की 5 किस्में हैं ना, मैंने आपको बताई थी, याद है ना? सोसाइटी की 5 किस्में हैं। ये बेटा किसी का माइक ऑन है, ये हाफिज कौन है जिसका माइक ऑन है? अपना माइक ऑफ करे बेटा। 31 में बेटा यही है कि जो कंज्यूमर सोसाइटीज है उनका ऑडिट तभी होगा जब उनका वर्किंग कैपिटल 50,000 से ज्यादा होगा। इतनी सी बात है। आगे बेटा 32, ये बेटा किसी के माइक से फिर जो है ना आवाज आ रही है। जी बेटा आगे है 32 सेक्शन। मैंने आपको जब आर्बिट्रेशन के बारे में बताया था तो मैंने उसके आर्बिट्रेशन के सेक्शन 54 में आपको ये बात भी बताई थी कि ये फिर माइक से आवाज आ रही है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा जो आर्बिट्रेशन है उसके साथ साथ जो है ना सर्टेन रूल्स भी हैं, बताया था आपको बेटा। इसमें ये बात है कि जब आर्बिट्रेशन बेटा होनी है ना अंडर सेक्शन 354, तो उसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस 32 रूल 32 के उसके नोटिस कहते हैं हम, रूल 32 का नोटिस। ये बेटा फिर आवाज आ रही है। सर आपने नोटिस 30 रूल 32 के नोटिस का एक और नाम भी बोला है, वो क्या बोला है? आर्बिट्रेशन का नोटिस है बेटा, रूल 32 का नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस। ये बेटा किसका कोई बात कर रहा है, उसको चाहिए कि जो है ना अपना जरा पहले माइक ऑफ करे। ये मेरे पास ऑप्शन है तो मैं करके देखता हूँ। हो गया अब? जी जी बेटा, रूल 32 का जो नोटिस है ये आर्बिट्रेशन नोटिस कहते हैं, जो आर्बिट्रेशन के लिए केस रेफर करते हैं अंडर सेक्शन 54 रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार उस सिलसिले में सबसे पहले एक नोटिस जारी करता है। इस नोटिस में आपने जो चीज याद करनी है
वो ये है कि एक तो ये नोटिस है रूल 32 का नोटिस, दूसरी बात है इसमें मुद्दत है 15 दिन की। ये बात आपने याद करनी है, सिर्फ 15 दिन की जो मुद्दत होती है, पार्टी को 15 दिन में कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से आर्बिट्रेटर मुकर्रर करें। ठीक होगी बात बेटा? पता चल गया रूल 32 के नोटिस का? Yes, sir. चलें, उसके बाद है बेटा रूल 32A। इसका मतलब ये है बेटा कि मैंने आपको ना सेक्शन 54 के बाद सेक्शन 55 भी पढ़ाया था, याद है? सेक्शन 55 ये था Yes. कि जब कोई प्रॉपर्टी Sir, attachment before award. तो उसके लिए जो बेटा एक ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं, उस ऑर्डर को ऑर्डर 32A का नाम दिया जाता है। उसको हम कहते हैं इंटरलोकाटरी ऑर्डर, इनको इंटरम ऑर्डर का नाम भी दिया जाता है। ये वो ऑर्डर होते हैं जो रजिस्ट्रार या आर्बिट्रेशन का जो पैनल है वो जारी करता है, ताकि जो फ्रूट किसी बंदे को उस ऑर्डर की वजह हासिल होना है उससे वो महरूम ना हो जाए, यानी जिसके खिलाफ डिग्री जारी होनी है वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को जो है ना बेच ना दे, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। ये जो अटैच करने का कानून है वो है सेक्शन 55, और उसके साथ जो ऑर्डर्स हैं वो है इंटरम ऑर्डर्स अंडर रूल 32A। ठीक होगी बात? रूल 33 में ये बात है बेटा कि रजिस्ट्रार जो है ना वो एक खास हुक्म के तहत मुकर्रर कर देगा कि फलां बंदा जो है ना ये आर्बिट्रेटर है या इसका आर्बिट्रेटर का नुमाइंदा है। पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा कोई नहीं होता। आजकल जो है ना केस टू केस ही वेरी करते हैं, 15 दिन का नोटिस के बाद ही पूछते हैं कि आपने किसी को आर्बिट्रेटर नॉमिनेट किया या नहीं। रजिस्ट्रार जो है ना पहले ऐसा करता था, अब प्रैक्टिस से थोड़ी सी जो है ना वो इसमें स्लैक हो गई हुई है, लूज हो गई हुई है। सिर्फ यही बात है कि रजिस्ट्रार किसी भी शख्स को नॉमिनी मुकर्रर कर सकता है किसी खास एरिया के लिए, यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन। कि जितने भी रूल चल रहे हैं रूल 32 से लेकर ऑनवर्ड, ये सारे के सारे आर्बिट्रेशन के रिलेटेड हैं। रूल 34, रजिस्ट्रार या उसके नुमाइंदगान को इस बात के भी इख्तियारात हैं कि वो बेटा जो है ना इस बात के इख्तियारात हैं कि वो जो है आर्बिट्रेशन की जो फीस है, एक्सपेंसेस वगैरह है, वो किससे लेने हैं, इसका तयन भी वो कर सकते हैं। ऐसा जो है ना वो रूल 34 में बताया गया है। ठीक होगी बात? और 34A इसी के साथ मुतलका है। उसमें यह बात बता दी गई है कि रजिस्ट्रार ये कह सकता है कि आप फलां जो है ना पैसे, जी बेटा रूल 34 इट मीन्स के एक्सपेंसेस जो है वो आर्बिट्रेशन के रजिस्ट्रार विल डिटरमिन हाउ मच एक्सपेंसेस वुड बी पेड बाय द पार्टीज इन केस देयर डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन। समझ आ गई है बात की? सिर्फ रजिस्ट्रार फीस का तयन करता है, और 34A उसी के साथ है। उसमें यह बात है 34A में बेटा कि रजिस्ट्रार जो है ना ये कह सकता है कि आप अगर फर्ज करें रजिस्ट्रार ने मुकर्रर कर दी है 10,000 रुपया फीस केस की, तो रजिस्ट्रार ये कह सकता है फलां पार्टी जो है ना 3,000 जमा कराए और बकाया जो है ना बाद में जमा कराए। ठीक है, ये कि पार्शियल पेमेंट जो है ना वो कही जा सकती है कि पार्शियल पेमेंट जो है ना वो आप जमा करा दें। क्लियर होगी बात? ये बेटा रूल 34A है, रूल 34A है। आगे बेटा रूल 35 है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर जो है ये इसमें यह बात बताई गई है कि व्हेन द मैटर इज रेफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन देन टोटल प्रोसीजर वुड बी रिटन इन इंग्लिश या मुकामी जबान में, और इन वर्नैकुलर। वर्नैक होती है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें भी आप लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग इन योर एरिया। तो आप जो टोटल प्रोसीजर है उसको आपने इसको लिखना है
ठीक है, ये प्रोसीजर के बारे में है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में टोटल प्रोसीजर जो है ना वो लिखा जाएगा, यानी कि ये बताया जाएगा कि रूल 32 का नोटिस जारी किया गया, रूल 32 के नोटिस के बाद पार्टीज ने आर्बिट्रेटर मुकर्रर किए गए, फिर उसके बाद जो है ना उसे फीस तलब की गई, कहा जाएगा उस समन किए गए, उनको कहा गया अपने गवाह पेश करें, गवाह पेश किए गए, उन गवाहों को सुना गया, सुनने के बाद जो है ना फिर वो कहेगा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो है ना ये लोन वगैरह जो जारी किया गया था, अब ये लोन पे नहीं कर सके, अब जो है ना साथ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो है ना मार्कअप और एग्जीक्यूशन फीस जो है ना ये पे करेंगे। ये जो है टोटल ऑर्डर मस्ट बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और उर्दू और वट एवर द लैंग्वेज विच इज स्पोकन इन दैट एरिया। क्लियर होगी बात बेटा? बेटा आगे है रूल 36, इसमें सिर्फ ये बात है कोई वकील इसमें पेश नहीं हो सकता, कोई एडवोकेट जो है ना वो फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं पेश हो सकता, ये बड़ा मशहूर कानून है, ये आ भी जाता है और ये आया भी हुआ है। ठीक है, इसको इस रूल को याद कर लीजिए, रूल 36 ये बात है कि लॉयर्स, एडवोकेट्स, प्लीडर्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर बिफोर द रजिस्ट्रार इन केसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, दे आर टोटली प्रोहिबिटेड, उनको मना किया गया है कि वो नहीं पेश हो सकते। ठीक है बेटा? यस सर। जी बेटा आगे सेक्शन 37, ये है एग्जीक्यूशन के बारे में। इसका मतलब है जो ऑर्डर पास कर दिए गए हैं आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के नतीजे में जो अवार्ड जारी कर दिया गया है, अब उसकी एग्जीक्यूशन होनी है, यानी कि अवार्ड से डिग्री बनती है, अब उस डिग्री को हम सेक्शन 59 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके तहत जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। समझ आ गई बात की? वो जो एग्जीक्यूशन है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले भी कर सकते हैं और एनी सिविल कोर्ट भी कर सकता है, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो रेवेन्यू कोर्ट के जरिए भी हो सकती है। जी बेटा आई एम गोइंग टू रिपीट दिस रूल 37 इज व्हेन आर्बिट्रेशन डिसीजन इज गिवन फाइनली देन इट वुड बी एग्जीक्यूटेड, इसकी फिर तकमील होगी, इसको अमल दरामद कराया जाएगा, इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो थ्रू कोर्ट होती है, हमारे रजिस्ट्रार के कोर्ट से, उसके अलावा जो है ना वो रेवेन्यू कोर्ट से भी करवाई जा सकती है या सिविल कोर्ट से भी हो सकती है, बस सिर्फ इतनी सी बात है इसमें। 37A, अगर पैसों की रिकवरी वगैरह किसी विलेज ऑफिसर के जरिए अमल में लाई गई है तो उसके पैसे पे किए जाएंगे। विलेज ऑफिसर से मेरा नंबरदार वगैरह जो गांव के होते हैं ना उनको कहा जाता है नंबरदार, पटवारी, ये तमाम विलेज ऑफिसर के जुमरे में आते हैं। यह है रूल 37A। जी बेटा अब इसके बाद जो है ना वो रूल 38 है, ये लिक्विडेशन है। जी बेटा कौन सा रूल रिपीट करूं प्लीज, जरा जो है ना दोबारा इनपुट दीजिए अपनी। 37A मीन कि जब कोई रिकवरी वगैरह आर्बिट्रेशन के केसेस में रिकवरी को इफेक्टिव करते हैं थ्रू एनी विलेज ऑफिसर लाइक विलेज हेडमैन, नंबरदार हो गया, पटवारी हो गया या कोई भी अदर पर्सन हो गया, तो उसके जरिए उसको जो है ना वो पैसे देने लाजमी है, रजिस्ट्रार कहता है कि इसकी फीस दी जाए, वो इतनी सी बात है। 38 ये है बेटा लिक्विडेशन। 38 बेटा 31 तो बहुत पीछे की बात है, 31 में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स है कंज्यूमर सोसाइटी के, जो 31 है, दोबारा मैं रिपीट करूंगा पढ़ाने के बाद, याद रखिएगा। 38 लिक्विडेशन, जब बेटा लिक्विडेटर का तकर्रर हो जाता है अंडर सेक्शन 47 तो लिक्विडेटर जो है ना उसका प्रोसीजर बताया गया है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया कि लिक्विडेटर जो होता है उसके प्रोसीजर के बारे में कि वो क्या क्या काम कर सकता है। लिक्विडेटर जो है वो एक रिपोर्ट वगैरह मरतब करेगा, जिनसे पैसे लेने हैं उनका नाम लिखेगा, जिनको पैसे सोसाइटी ने देने हैं उनका नाम लिखेगा, कोई मुकदमा है तो उस मुकदमे का अंदराज करेगा, कोई तारीख है तो तारीख पेशी पे हाजिर होगा या किसी को नॉमिनेट करेगा, कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो उसको जो है ना वो पॉइंट आउट करेगा। ये सारी ड्यूटियां जो है ना उसकी रूल 38 में बयान की गई हैं।
और सेक्शन रूल है 39। रूल 39 में बेटा सिर्फ ये बात है कि जो रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स हैं, जो भी ऑर्डर रजिस्ट्रार पास करता है अंडर सेक्शन 50A या सेक्शन 55, उसको पर अमल दरामद करवाया जाएगा सेक्शन 59 के तहत। इतनी सी बात है, यानी कि रजिस्ट्रार के पास करदा ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 59, कीपिंग इन व्यू द प्रोसीजर विच इज प्रेस्क्राइब्ड देयर। जब रजिस्टर आगे है बेटा रूल 39A, जब रिकवरी वगैरह जो है ना वो 59 के तहत जो है ना वो ना हो रही हो, तो रजिस्ट्रार जो है ना ये बात कह सकता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को जो है ना डिफॉल्ट करार देकर उसकी जो है ना वो उसको वैसे की वैसे जो है ना वो गवर्नमेंट के पास जमा करवा दें। गवर्नमेंट जो है खुद ही उसकी जो है ना वो पैसे जो है ना पे करेगी। ठीक होगी बात। जब ऐसी प्रॉपर्टी विच इज नॉट बीइंग सोल्ड, देन रजिस्ट्रार वुड ऑर्डर दैट प्रॉपर्टी वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ टू द गवर्नमेंट एंड हियर गवर्नमेंट्स विल पे all the debts by the society। सेक्शन 39 में यही बात है, प्रॉपर्टी खरीदे ना। ये पता क्या बात होती है? बात ये होती है कि बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी को हम ऑक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन गांव वगैरह में इस तरह के हालात होते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर दो काम करते हैं, या तो बैंक के पास जो है ना, बैंक जिसने कर्जा वगैरह जारी किया है आप उसी के नाम जो है ना कर देते हैं, या उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाती है। आ गया बेटा रूल 40। रूल 40 जो है इसमें यह बात बताई गई है कि जो रिकॉर्ड है सोसाइटी का, कोई भी सोसाइटी जिस सोसाइटी को खत्म कर दिया गया है या जिसके लिक्विडेशन के ऑर्डर वगैरह जारी हो गए हैं, उस सोसाइटी के रिकॉर्ड को 15 दिन उसकी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी सोसाइटी के रिकॉर्ड को जो है ना वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में मुंतकिल कर दिया जाएगा। बेटा 39 जो ए रूल है ये यही है कि अगर किसी जो सोसाइटी है उसकी रिकवरी वगैरह वो नहीं हो रही, तो ऐसी सोसाइटी की जायदाद को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रूल 40 वो ये कहता है कि अगर सोसाइटी जिसकी कैंसिलेशन खत्म होने वाली है, जो सोसाइटी कैंसिल की जा रही है, कैंसिल होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी सोसाइटी का जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में मुंतकिल कर दिया जाएगा और एक इश्तिहार भी जारी कर दिया जाएगा अखबार में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि फलां सोसाइटी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन इज हियर बाय कैंसल्ड एंड इट्स रिकॉर्ड इज डिस्पोज्ड ऑफ एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। If there is some query, then they can contact to the office of the registrar। अब जो नई अमेंडमेंट आई है वो मैंने आपको बताई थी 20A, 20B और 21A। अमेंडमेंट को याद आ रही है आपको? जो मैंने आपको नया जो लॉ पढ़ाया है उसमें आपको 21A भी बताया है मैंने आपको सेक्शन, फिर उसके बाद 49 भी बताया, 49A भी मैंने ये बात बताई थी कि इसकी सोसाइटी के रिकॉर्ड को अब जो है ना 5 साल तक के लिए प्रिजर्व रखा जाएगा, महफूज किया जाएगा। बताया था? यस सर, बताया था। जी बेटा, अब उसी जो मैंने बताया था उसी की तारीफ जो है ना, ये भी बताया था कि इस पे ऑब्जेक्शंस हो रही थी कि ये ऐसा क्यों किया गया है। क्या सर आपने ये बताया था कि जबकि वो 5 साल तक क्यों संभाल के रखा जाना है, इस पे जो है वो ऑब्जेक्शंस थी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। हाँ वो इसलिए था ना, देखे ना बेटा, कोई सोसाइटी है उसका रिकॉर्ड जो है ना बात नैब में मतलूब होता है या कहीं और मतलूब होता है। अगर सोसाइटी के रिकॉर्ड को आप ज़ाया कर देंगे तो फिर सोसाइटी का जो रिकॉर्ड तलब हो जाएगा। तो फिर अगर किसी रिक्वायरी में इसकी मुआवनत की जरूरत है या किसी जगह शहादत के तौर पर पेश किया जाना है, तो फिर कहाँ से जो है ना ढूंढा जाएगा अगर रिकॉर्ड या तलब कर दिया गया। तो ये बात बताएगी ऐसे रिकॉर्ड जो है ना, ऐसे रिकॉर्ड को लाजमन रखना है। ठीक है, इसी तरह ये जो रूल 40 है ये उसी की तायीद कर रहा है।
जी जी। अब आगे है बेटा सेक्शन 41। इसमें जो है ना ये है इंटरेस्ट इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। इसमें ये बात बताई गई है कि अगर लिक्विडेशन का जो लिक्विडेटर जो प्रोसीडिंग करता है, उस प्रोसीडिंग में अगर कोई सोसाइटी जिसके जुम्मे कर्जा वगैरह है, तो सोसाइटी ने उस कर्जे के साथ साथ जो रेट है स्टेट बैंक का पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान के रेट के मुताबिक जो है ना वो कर्जे के ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट भी पे करना है, याद रखें। या जिस शख्स के खिलाफ प्रोसीडिंग वगैरह आई है, जो मेंबर है जिसे सोसाइटी को कर्जा वगैरह पे करना है, तो उसने भी जो है ना स्टेट बैंक के कानून के मुताबिक जो है इंटरेस्ट वो भी पे करना है साथ में। यही बात है सेक्शन 41 में, और कोई बात नहीं है। ठीक होगी बात। आगे है बेटा सेक्शन 40 रूल 42। जो रूल 42 है, इसमें यह बात बताई गई है कि जो समन है, मैंने आपको बताया था समन जो है ना जारी किए जा सकते हैं कौन कौन से मामले में, याद रखें। समन जारी करते हैं हम ऑडिट के मामले में, समन जारी कर सकते हैं हम इंक्वायरी में, समन जारी कर सकते हैं हम इंस्पेक्शन में, समन जारी करते हैं हम आर्बिट्रेशन में, समन जारी कर सकता है लिक्विडेटर। इन तमाम कामों की जो सर्विस ऑफ समन वगैरह होगी, उसको कानून के दिए गए तरीकेकार के मुताबिक ही सर अंजाम दिया जाएगा। रूल 43, तमाम जो फीसिस वगैरह हैं, जो तमाम फीसिस की जो अदायगी है, ये तमाम की तमाम गवर्नमेंट को ही क्रेडिट होनी है, यानी कि गवर्नमेंट के नाम पे होनी है। आपको पता है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन की जो फीस जमा करवाते हैं या कोई भी फीस जो है गवर्नमेंट के खजाने में जमा करते हैं, तो उसके लिए एक खास फार्म होता है जिसको हम फार्म 32A कहते हैं। ठीक है, उस फार्म 32A के तहत जो है ना वो गवर्नमेंट की जो है ना वो जितनी भी फीसें वगैरह हैं उस चालान के ऊपर जमा होती हैं, वो तमाम की तमाम सूबाई हुकूमत के खजाने में जाती हैं। ठीक होगी बात। रूल 42 में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि जो रूल 43 में इसी बात का जिक्र किया गया कि जितनी भी फीस होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट के खजाने में ही जाएगी। जी बेटा, आगे है रूल 44। रूल 44 रूल 42 से रिलेटेड है। मैंने रूल 42 में ये बात बताई थी कि जो समन वगैरह जारी करते हैं, उस समन की तकमील जो है ना वो खास तरीकेकार के तहत होती है। अब वो तरीकेकार क्या है, उसका जिक्र जो है ना 44 में किया गया है। उसका जिक्र ये है बेटा कि याद रखें, जो समन वगैरह की तकमील है, उसका जो तामील होती है वो असालतन होती है या वकालतन होती है। असालतन से मुराद ये है कि जिस शख्स के नाम समन जारी किए गए हैं वो खुद उसको पर्सनली इंडोर्स कर दे। दूसरी बात यह है, या उसका जो है ना घर का कोई बालिग फर्द जो है ना वो मर्द जो हो वो इंडोर्स करे। या तीसरी बात यह है, उसके घर के जो है ना बाहर उसको आप फिक्स कर दें। चौथी बात यह है, अगर घर के बाहर भी फिक्स नहीं किए वो नहीं हो रहा, तो फिर ये है आप उसको बाई डाक भेजें। पांचवी बात यह है कि आप उस समन को जो है ना वो अखबार में जो है ना इश्तिहार बना के दे दें। ठीक है, यही तरीकाकार जो है ना रूल 44 में जमा बताया गया है। अब है रूल 44A। मैंने आपको सेक्शन 55 बताया था। सेक्शन 55 क्या है? कोई बता सकता है व्हाट इज सेक्शन 55? सर वो अटैचमेंट के मतलब था। जी जी, अटैचमेंट के बारे में है ना। तो जी इसका सर, मतलब ये है अटैचमेंट बिफोर। कि व्हेन प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच्ड देन द प्रॉपर्टी शैल बी इन कस्टडी ऑफ। आगे ये तरीकाकार जो है ना ये रूल 44A में बताया गया है। सिर्फ आपने यही याद रखना है कि प्रॉपर्टी जो है ना किसकी कस्टडी में होगी। अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो कलेक्टर जो है ना अपनी कस्टडी में ले सकता है, किसी उससे बंदे को जो है ना वो बेच सकता है। या फिर ऐसा तरीकाकार होता है, उसके लिए जो है ना वो सिविल प्रोसीजर कोड नोट कर ले। सिविल प्रोसीजर कोड उसका ऑर्डर 40 रूल 1 उसमें तरीकाकार बताया गया है। उसी तरीकाकार को जो है ना वो फॉलो किया जाता है। सिर्फ आपने इतना याद करना है कि कौन सी जगह है। वो जगह है ऑर्डर 40 रूल 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908
ऑर्डर 40 एक्सेल, आपके नोट्स में भी लिखा होगा, एक्सेल लिखा हुआ है बड़ा रोमन में एक्सेल। ये जरा 44A को पढ़े ना, दूसरा पैरा, दूसरे पैरे क्या ना लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डर 40 शेड्यूल 1 टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि इसमें जो तरीकाकार दिया गया है उस तरीकाकार को फॉलो किया जाएगा। आगे है बेटा रूल 45। जो रूल 45 है इसमें यह बात बताई गई है, कोई बंदा, कोई शख्स, कोई मेंबर, वो एट ए टाइम 2 क्रेडिट सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता। इतनी सी बात है। ठीक है, रूल 45 यही है। और रूल 45 से आपको आता है, मैंने आपको जो है ना वो सेक्शन 17A 17B पढ़ाए है ना, इसमें मेंबर को एक्सपेल करते हैं, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स पढ़ा हुआ है ना। यस Yes, यस sir. पढ़ा हुआ है। अगर आपने जो सेक्शन ना, तो रूल आपको एक दफा पढ़ने से याद हो जाएंगे, ये मुश्किल ही कोई नहीं। ठीक है, सिर्फ आप रट्टा आपने लगाना है। इसमें जो है ना वो बात ये है कि बेटा जो जो सेक्शन 45 रूल 45A है, उसमें ये बात बताई गई है कि किसी भी मेंबर को रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर एक्सपेल नहीं किया जा सकता। और रजिस्ट्रार ये देखेगा कि वो बंदा परसिस्टेंट डिफॉल्टर है या वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ जो है ना काम करता है, लिहाजा इसको जो है ना निकाल दिया जाए। वो सेक्शन 17A को पढ़ें, उसके साथ ये रूल पढ़ें, आपको आसानी के साथ जो सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपको ना इतना ज्यादा इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छी तरह याद करें, सेक्शन वगैरह को देखें, इसकी हेडिंग वगैरह को याद करें, क्योंकि यू आर नॉट इन दिस सर्विस, यू आर ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये जो रूल्स वगैरह हैं, जो 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 लॉज वगैरह हैं, अगर आप इंशाल्लाह जब आप में से जो सिलेक्ट होके आएंगे तो इनको जो है ना वो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाया जाएगा। उसके लिए जो है ना वो डोंट वरी, पहले आप जो है ना इसको आप अपने इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार करें। आगे है बेटा रूल 46। जो रूल 46 है उसमें यह बात बताई गई है कि सोसाइटीज जो है वो किसी भी किस्म के मजहबी मामला में जो है ना वो अपने आप को मुलव्वस नहीं कर सकती। ठीक है, सोसाइटीज कैन नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन एनी रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, समझ आ गई बात की कि सोसाइटीज अपने आप किसी मजहबी मामला में जो है ना मुलव्वस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोसाइटीज आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस। सोसाइटी इस मकसद के लिए नहीं है। सोसाइटी में जो है ना वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, ठीक है, हिंदुइज्म के लोग भी हो सकते हैं, वट एवर रिलीजन दे हैव, वो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, ना कि पर्टिकुलर मजहब से। yes. उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, रिलीजियस नीड्स के लिए उनको अलग जरूरत है, उनको सोसाइटी की जरूरत नहीं है, वो अलग जो है अपना काम मजहबी जो है तालीम के मुताबिक सर अंजाम देते। लिहाजा जो सोसाइटीज है ये नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस। आगे है बेटा सेक्शन रूल 47। इसमें यह बात है कि रजिस्ट्रार तमाम सोसाइटियों के नाम, एड्रेस और बाई लॉज जो है ना वो अपने पास रखेगा, उनका एक रिकॉर्ड रखेगा। रूल 48, रजिस्ट्रार जो है ना वो ये कह सकता है कि इनको जो है ना पब्लिश करें, इन तमाम चीजों को, पावर को, ड्यूटीज को, जो जो सोसाइटीज वगैरह की हैं। और दूसरी बात, रूल 48 बड़ा ही मशहूर है इस मामले में। रूल 48 के बारे में आप नोट कर लें, रूल 48 इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एंड डेंजरस रूल इन आवर डिपार्टमेंट, बिकॉज इस रूल के तहत रजिस्ट्रार किसी भी सोसाइटी की कमेटी को खत्म कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, सोसाइटी की कमेटी को जो है ना वो मुअत्तल कर सकता है 2 साल के लिए। कितने के लिए? 2 साल के लिए। ये याद रखें, रूल 48 इज ए रूल इन विच रजिस्ट्रार कैन सस्पेंड द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एनी सोसाइटी बाय कीपिंग इन व्यू द लॉज। लॉज को मद्देनजर रखिए ये काम होना है, ऐसे नहीं किया जाना। ठीक है,
और इसके लिए जो पीरियड है वो 2 साल का है, कब 2 साल तक के लिए वो जो है ना वो कर सकता है सोसाइटी, ठीक है। और एक ऐसी कमेटी बना देगा, वो जो कमेटी है वो 2 साल के लिए काम कर सकती है आगे। आगे है बेटा सर रूल यानी 40। कि जी सर, यानी कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी और उस 2 साल के अरसे के लिए एक और कमेटी बना सकता है जो उस उसको हम 2 साल में काम करेगी। बेटा उसको हम कहते हैं क्या टेकर कमेटी, ओके सर। ठीक है। आगे है बेटा रूल 49। इसका मतलब ये है कि जो जो ट्रांसफर वगैरह होती है प्रॉपर्टीज की, प्लाट वगैरह की, उसके लिए भी जो रजिस्ट्रार है वो ऑर्डर जारी कर सकता है इतने अरसे के लिए जो है ना प्रॉपर्टी जो है ना बेची जा सकती है सोसाइटी में, ना जो है ना वो ट्रांसफर हो सकती है। ये पाबंदी लगा सकता है रजिस्ट्रार रूल 49 के तहत। आगे है बेटा रूल 50। रूल 50 इज आल्सो डेंजरस रूल इन आवर लॉज। रूल 50 भी बड़ा डेंजरस है ये जो रूल 50 है इसमें ये बात है, मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉपर्टी वगैरह फरोख्त नहीं होती तो उस प्रॉपर्टी को जो है ना वो बैंक के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है, बताया था ना मैंने आपको। जी सर, आज ही। जी बेटा आज भी बताया था, जो जब मैंने आपको सेक्शन 59 पढ़ाया था उसको भी बताया था, 59A वगैरह। 59A के साथ इसका जिक्र है क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी फरोख्त ना हो उस प्रॉपर्टी को जो है ना कोई देखे ना, मैंने को बताया गांव में किसी की प्रॉपर्टी को आप जो है ना वो सेल करना चाहें, ऑक्शन करना चाहें, नीलाम करना चाहें, तो वो गांव में प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होती, ना कोई लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि यार यहाँ से जो है ना वो लड़ाई हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी आपस में। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए तो फिर क्या करते हैं, फिर जो है ना हम उस प्रॉपर्टी को जिस अदारे ने कर्जा दिया है उस अदारे के नाम ही हम जो है ना उसको रिकॉर्ड में मुंतकिल करा देते हैं। अब वो अदारे को उसके पैसों की बस प्रॉपर्टी मिल गई और जो बंदा था वो जाने और अदारा जाने, ठीक है। ये रूल 50 जो है ना ये इसलिए जो है ना वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 59A। आगे है बेटा 51। 51 ये जो है ना वो सोसाइटी के जो मुलाजमीन होते हैं जैसे अकाउंटेंट हैं, ऑफिसर्स वगैरह हैं सोसाइटी के, उनकी जो तनख्वाह से मैंने आपको बताया था जो डिडक्शन वगैरह करते हैं टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, इस तरह की चीजों के बारे में याद है आपको, प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। बेटा अगर आप लॉ अच्छी तरह पढ़ लिया था सेक्शन वगैरह तो ये रूल कोई चीज ही नहीं है। प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था आपको मैंने कि प्रोविडेंट फंड का क्या मामले में रह जाता है। जी सर बताया था। बताया था। हाँ जी वो इसके साथ रिलेटेड है रूल 51 के साथ। वो जो रूल 51 है उसमें ये बात बताई गई है कि जो जो प्रोविडेंट फंड की जानब जो है ना वो क्या जो पैसे वगैरह मुंतकिल किए जाएंगे किसी मुलाजम की जानब से, तो वो उसकी तनख्वाह के 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक बंदे को जो है ना वो 10,000 रुपये तनख्वाह में रही है तो ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3,000 ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक होगी बात। आगे है बेटा रूल 52, ये भी मशहूर रूल है। इसमें जो है ना वो ये बात है रूल 52 में ये पावर एंड ड्यूटीज है मैनेजिंग कमेटी की। मैंने को बताया था कि सोसाइटी इज रन बाय द मैनेजिंग कमेटी सिलेक्टेड और इलेक्टेड अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स। ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड का बड़ा खतरनाक लफ्ज है। यस सर, सिलेक्टेड का अब तो समझ आ मतलब, गई। जी बेटा आ गई समझ कि बेटा जो जो रूल 52 है इस रूल 52 में मैनेजिंग कमेटी की ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं। मैनेजिंग कमेटी क्या क्या काम कर सर अंजाम दे सकती है, मैंने को बताया ना कि मैनेजिंग कमेटी हर वो काम कर सकती है जो उसके बाई लॉ उसको परमिट करते हैं। शर्त यह है कि ऐसे कामों की मंजूरी लेनी है एनुअल जनरल मीटिंग में या स्पेशल जनरल मीटिंग में। वो रूल 12-13 बताए हुए ना इस तरह के काम हो गए।
सेक्शन वगैरह जो है ना वो आपको Yes, मैंने sir. सारे बताए हैं। जी बेटा उसी के साथ समझ रिलेटेड है। रूल 52 में सिर्फ यही बात है कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजर कमेटीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। मैनेजर कमेटी कैन डू एवरी काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज परमिटेड बाय द बायलॉज, रूल्स एंड एक्ट ऑफ द सोसाइटी, एक्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, वो तमाम वो काम सर अंजाम देते हैं, उसका जो जिक्र है वो रूल 52 में किया गया। आगे वो अगर आप आ जाएं तो ये है रूल 53। इसमें जो है ना वो क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर है। पहली बात, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनने के लिए, देखिए सोसाइटी का मेंबर बनना और बात है और मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनना और बात है, दोनों डिफरेंट है। होना जो मेंबर्स, जो मैनेजिंग कमेटी बननी हो रही मेंबरों से है, लेकिन उन मेंबरों के लिए भी शर्त है। पहली बात तो यह है कि उनको किसी क्रिमिनल कोड में सजा ना हुई हो। दूसरी बात यह है कि उनको कभी जो है ना पहले हटाया ना गया हो रूल 48 के तहत। तीसरी बात यह है कि वो बैंकक्रप्ट ना हो। चौथी बात यह है कि उनकी उम्र 21 साल से कम ना हो। पांचवी बात यह है कि वो पागल ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो। छठी बात यह है कि वो उनको रजिस्ट्रार परसिस्टेंट डिफॉल्टर ना कहे। ठीक है, ये वो बातें हैं बेटा जो किसी भी मेंबर को मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनने से रोक सकती हैं। ये क्वालिफिकेशन है सेक्शन रूल 53 में। 53 रूल 53 इज ए रूल इन विच qualification of the members of the societies have been prescribed for the purpose of a member of a managing committee, because the managing committee is responsible to run the affairs of the society. ठीक है बेटा, आगे है रूल नंबर 54, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ये भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के ऊपर पूरा सेक्शन बताया है। सेक्शन 37, उस सेक्शन 37 को जो है ना वो आप रूल 54 के साथ जो है ना पढ़ के देखें। उसमें यही बात है कि सोसाइटी अपने फंड्स को जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर नहीं कर सकती ऐसा। आखिरी रूल, रूल 55। ठीक है, ये जो रूल है इसमें सिर्फ यही बात है पावर टू मेक रूल, यानी कि कोई रूल वगैरह बनाने हैं। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के तहत जो रूल बनाने का इख्तियार है वो गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट मींस सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब, उसने विद द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स वो रूल्स वगैरह बनवा के फिर उसको जो है ना वो रेफर करता है कैबिनेट कमेटी में। जो कैबिनेट कमेटी है वो उसकी अप्रूवल जो है ना वो देती है। उसके बाद उसकी जो असेंट है वो वजीर आला से होती है। वजीर आला के बाद उसकी जो मंजूरी है वो गवर्नर से हो जाती है। इस तरह जो है ना वो रूल अपनी हतमी शेप में सामने आ जाते हैं। अगर एक्ट हो तो उस एक्ट में तब्दीली करनी हो तो फिर उस एक्ट को जो है ना वो असेंबली में पेश करना पड़ता है, रूल को असेंबली में पेश नहीं करना पड़ता। इतना फर्क याद रखें। ठीक है बेटा, नो सीरीज और जी बेटा जी सर, उसको एक्ट को तो असेंबली में करके जो है वो फाइनलाइज किया जाता है। रूल को पे फाइनल स्टैंप कौन लगाता है? सेक्रेटरी ही? नहीं, रूल की फाइनल स्टैंप लगाता गवर्नर ही है, लेकिन रूल को जो है ना उस प्रोसीजर से नहीं गुजारता। रूल जो है ना वो सिर्फ कैबिनेट कमेटी में जाता है, उसके बाद अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद वजीर आला उसकी मंजूरी देती है। रूल को असेंबली में नहीं जाने देते, इतनी सी बात है। लॉ जो है ना वो असेंबली में जाता है, एक्ट असेंबली में जाता है, रूल असेंबली में नहीं जाता। ओके सर, थैंक यू। Beta, these are the 55 rules. In previous lectures, I have also given you my number. Once again, I am going to repeat my number. If you already, I think already you have. अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई आपने क्वेश्चन वगैरह पूछना हो इस रिलेटेड, तो आप जो है ना वो मुझे रोजाना शाम 5 से लेकर 10 बजे तक थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, थ्रू कॉल जो है ना, थ्रू जो है ना वो मैसेजिंग, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, बट रिलेटेड बेटा जो है ना ओके एसए के बारे में कुछ करवाता हूँ, वो भी आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। एक्चुअली बेटा मैं थोड़ा सा बिजी रहा हूँ लास्ट डेज में ना, अब मैं जरा फ्री हूँ तो मैं आपको कोई एक दो दिन लिख देता हूँ एसए वगैरह ना। तो दूसरी बात ये है कि बेटा कि आपने अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में,
देन यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, टाइम मैंने आपको बता दिया कि बेटा के फ्रॉम 5 to 10, ठीक है, थ्रू मैसेजिंग, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉलिंग। ओके, इट इज अप टू योर चॉइस। सर कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर दें। जी 0332 166 0092। ओके सर। 0332 166 0092। बेटा एग्जाम की जो डेट है ना, सर। ये तो सबमिशन ही देगा, तो पब्लिक सबमिशन ही जो है ना एग्जाम की डेट को कर सकता है फाइनल। आई थिंक इट विल टेक अ मंथ, मे बी मोर देन अ मंथ। सर वो आपने रूल नंबर 31 रिपीट करना था। सर आपने हाँ शुरू में इतना तेज बोल दिया था तो मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था। जी बेटा, वो सोसाइटी के ऑर्डर के बारे में। किसी भी कंज्यूमर सोसाइटी जिसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 50,000 से कम होगा तो उसका ऑडिट नहीं होगा, अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर ही उसका ऑडिट होगा। सर जी बेटा। सर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन किया है तो सर यहाँ पे इंटरनेट का भी इशू था, तो सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सर मेरे पीछे सारे जो मतलब रूल्स है ना वो मिस हो गए, मैंने पॉइंट मतलब बेटा नोट ही नहीं जो है, किए। इसके बारे में जो है ना वो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोसीजर टू गिव टू द रिकॉर्डिंग, बट अगर आपकी कोई क्लासमेट जो है ना आपको ऐसा फैसिलिटेट कर दे तो वेलकम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो सर बेटा वो क्लास मैंने के आप, पास रिकॉर्डिंग नहीं होती ना कैट? तो मुझे लगता है उनके पास होती है, मैं अभी पता करता हूँ। मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है ना, मैं तो महफूज नहीं रखता कभी भी। सर अगर मैं आपने ना बेटा, मतलब उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगी कि वो मुझे रिकॉर्डिंग दे दें, लेकिन वो अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकती हैं बेटा, वट एवर प्रॉब्लम यू है। ठीक है, सर वहाँ से रिकॉर्डिंग लेना बहुत ठीक है मुश्किल सर। है। लाइक वो रिप्लाई नहीं कर रहे, जो टीचर हमें देते थे ना रिकॉर्डिंग वो रिप्लाई नहीं कर रहे। ओके ओके, तो बेटा चले मैं जो है ना उससे कुछ करता हूँ। ठीक है, दूसरी ठीक बात है। ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जो है ना वो आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके जी पार्टिसिपेंट्स, एट द सर एंड। क्वेश्चन जी बेटा जी, जो है ना आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। अल्लाह ताला जो है ना आप तमाम को कामयाब करे। ठीक है, तो आमीन। उसके लिए जो है ना वो आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है ना मुझसे आप डिस्कस करते हैं। फ्रॉम 5 to 10 जो है ना आई एम फ्री। सर जब हम उसको एक्ट को पढ़ रहे होते हैं ना तो सर समझ तो बहुत अच्छा आ गया है। एक्ट जो है वो उसको बस अब 5-6 बार रिवाइज करने की जरूरत है ताकि जो है वो उसका नंबरिंग उसकी याद रह जाए। तो सर समझ तो बहुत अच्छा आ गया, तैयार बहुत अच्छा हो गया है। जी सर 5 दफा होगी तो वो याद रहेगा, वरना वो भूल जाता है, नंबरिंग भूल जाती है, कंटेंट याद होता है, ये भूल जी जाता है 57 था 58 था, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जी सर बेटा, अब उसके लिए ना प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कोई आइडिया है कि जिसमें रूल और लॉ दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन, कोई वेबसाइट या कोई भी ऐसी ऐसी बुक या जिसमें ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद पहले हो? ना पहले बुक होती थी, इल्मी वालों ने कुछ पब्लिश भी किया था। ठीक है, जी और जो है ना वो हमारे वो हैं राय इकबाल साहब, इल्मी वालों के नाम से वही किताबें वगैरह जो है ना वो इसी एग्जाम के लिए जो है ना वो प्रिंट वगैरह करवाते हैं। इस दफा जो है ना जी उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, अफसर सही बात जो है ना टेस्ट रही। पर फिर भी सही कोई तरीका का निकालते हैं। अगर आप जो है ना वो कोई ऐसा सेशन करते हैं, मियाँ साहब से मैं कहता हूँ कोई ऐसा दिन रखते हैं जिसमें आपको टेस्ट वगैरह जो है कर लेते हैं। ठीक हो गया? जी जी चलो जी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर। वरहमतुल्लाह। ओके थैंक बेटा। यू सर। अल्लाह हाफिज।